नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश शुरू की है। करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी कास्ट की राजनीति नहीं करती। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक पर काम कर रहे हैं। हम कास्ट देखकर यानी जाति देखकर नहीं बल्कि हर गरीब का भला करने का प्रयास करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कहा था कि हमारी सरकार आने पर ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आज की बहस, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर हर नेता आज जाति जनगणना पर खुलकर बोल रहा है। इससे तो यही लगता है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जातिगत जनगणना के मुद्दे पर होने वाला है। यह कांग्रेस लड़ने वाली है। ऐसे में बीजेपी के पास इसकी कार्ड क्या है? क्या वाकई में यह फॉर्मूला, यह ब्राह्मण कार्ड हरियाणा में काम करेगा? आज इसी पर चर्चा। तो हरियाणा में वैसे तो पहले लोकसभा चुनाव होना है, फिर विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन दोनों चुनाव की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस एक साथ कर रही है। और मुद्दा जो चर्चा में है वो जातिगत जनगणना और ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाएंगे ये चल रहा है। यानी कि जात पात की राजनीति नहीं करने वाले जात पात की राजनीति पर आ जाते हैं जब चुनाव आता है। हमारे साथ तीन खास मेहमान, दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, देवेंद्र कथुरिया जी एसोसिएट एडिटर, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर, जिनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कुछ दूसरे राज्यों की तरह अब हरियाणा में भी जाति आधारित गणना की मांग होने लगी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मांग के बाद प्रदेश के बड़े नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने यहां जातीय सर्वे की मांग उठाई है। जाहिर है पार्टी लाइन पर चलते हुए प्रदेश के बाकी कांग्रेस के नेता भी इसकी हिमायत करेंगे। कांग्रेस की इस बड़ी मांग के बाद प्रदेश के आज सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जातीय समीकरण भी साधने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान समारोह में ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम हरियाणा में दोहलीदारों को जमीन का मालिकाना हक देंगे। यही नहीं, ब्राह्मणों का विधायक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसे दलितों का भी। यानी कांग्रेस की जातीय गणना की मांग के साथ साथ पार्टी समीकरणों को साधने की तैयारी में भी जुट गई है। 202 साल से डोली में जमीन मिली हुई है, लेकिन उसमें कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि मालिकाना हक नहीं है। तो बनते ही और भाई जब हमने कानून बनाया था तो उसको लागू भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कही, जब 19 में जो वादों से हमने वायदा किया आपको कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण वर्ग से होगा और वर्गों के भी होंगे, जैसे दलित वर्ग से और भी होंगे, लेकिन एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ब्राह्मण वर्ग से होगा। और भाई सरकार बनते ही ब्राह्मण आयोग का, मजबूत ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाएगा। जाहिर है प्रदेश में दोनों बड़े चुनाव में मुकाबला दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस का ये बड़ा दांव बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा ना करे, इसकी काट बीजेपी ने भी निकाल ली है। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। उधर प्रदेश बीजेपी के कदावर नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जींद उपचुनाव के संदर्भ में भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया है। जींद के उपचुनाव में कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवाने की ड्यूटी मनोहर लाल जी ने मेरी लगाई थी, तो मैं कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवा के आया। हुड्डा साहब खड़े थे, भाई बड्डा भाई है, राम राम में हाथ मिलाया, मैंने कहा तेरा कांडा काट। वो मोबाइल वाले ने बोला पंडित जी तो बहुत बड़ी बात कह गए, फिर मेरे बात भर ली।
तो इनका हर कंडा काटने का ठेका मारन और थोड़ी है। दादा एक वीरेंद्र जी भी थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ा भाई है, उनको मैंने कह दिया कि विजेंद्र पर और हम पर को आशीर्वाद दो, चौधरी वीरेंद्र से। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण पर विपक्ष ने जब इस आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग उठाई, तो बिहार में सामने आए जातीय सर्वे ने ओबीसी के जो आंकड़े पेश किए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को जातीय सर्वे पर दी गई अनुमति ने कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार कर दिया। अब हरियाणा में कांग्रेस जातीय सर्वे की मांग ही नहीं उठा रही, जातीय समीकरणों को भी साधने की कवायद शुरू हो गई है। इससे सियासी हालात और दिलचस्प हो गए हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो चर्चा का विषय आज यही बना हुआ है कि चुनाव नजदीक हैं तो अलग अलग तर्क से तीर छोड़े जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। दावा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम तो तब बनाएंगे जब सत्ता में कांग्रेस आएगी। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, सवाल की शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जेपी दलाल आज कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए, आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा जब नौबत तो तब आएगी जब जीतेगी, जब विधायक बनेगा उसके बाद डिप्टी सीएम तक जाएंगे। लेकिन ये कार्ड, ब्राह्मण वाला जो कार्ड खेला जा रहा है, जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, कितना फायदा कितना नुकसान कांग्रेस को दिखाई देता है होता हुआ? देखिए, जेपी दलाल की तरफ से अगर उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जेपी दलाल की तरफ से सवाल पूछा गया कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये किसने बताया कि अगली सरकार उनकी यानी कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, तो ऐसे में डेप्यूटी सीएम वो कैसे बनाएंगे। उससे आगे उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष तय नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, तो फिर आखिर डेप्यूटी सीएम को तय कैसे करेगी। उससे आगे जो बात उन्होंने रखी, उन्होंने कहा कि एक एक राज्य में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करें या फिर हरियाणा प्रदेश का जिक्र करें, दावेदार यहां पर बने हुए हैं, तो ऐसे में 2-2 महीनों के लिए मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को बनाना पड़ सकता है। अंदर के हालात का जिक्र यहां पर जेपी दलाल करते हुए नजर आ रहे हैं और 2 टूक ये कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। जिक्र हम कर रहे थे कि क्या जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, और बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी समझने की जरूरत है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, अगली सरकार उनकी बनने जा रही है और ब्राह्मण समाज को वो डेप्यूटी सीएम के पद पर सुशोभित करने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण को सबसे पहले पहल यहां पर क्यों रखी जा रही है, यह समझने की बात है। दरअसल आज की तारीख में अगर कांग्रेस के रणनीतिकारों का जिक्र करें तो 2 ऐसी बड़ी जातियां जिन्हें कांग्रेस पार्टी मान रही है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सबसे पहली जो जाति मानी जा रही है वो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की जो जाति है वही जाति यहां पर मानी जा रही है। पंजाबी समाज जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार अब भी मानकर चल रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी जाति है ब्राह्मण समाज, वो अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से मानकर चल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई है। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो वहां पर अच्छी बड़ी तादाद में निर्णायक जो संख्या है वो ब्राह्मण वोटर्स की भी है। तो ऐसे में रोहतक की धरती पर ब्राह्मण सम्मेलन के बीच में खड़े होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना कि वो डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, ब्राह्मण समाज से बनाएंगे, तो ऐसे में पूरे हरियाणा के लिए भी ये संदेश हुड्डा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज अगली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में होने वाले हैं। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए भी अपनी डगर वो आसान बना रहे हैं, अपने बेटे के लिए आगे का जो चुनावी सफर है लोकसभा को लेकर वो आसान बना रहे हैं, ताकि जो ब्राह्मण वोटर कम से कम रोहतक लोकसभा क्षेत्र का जो है जो मौके पर मौजूद था वो कहीं ना कहीं सीधा कनेक्ट यहां पर कांग्रेस पार्टी से अगर करता है तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा परिवार को बड़ा फायदा इसका मिल सकता है। और अगर बर्ड व्यू से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि गैर जाट वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगली जो चुनावी अग्नि परीक्षा चाहे लोकसभा की और चाहे विधानसभा की हो, उसमें गैर जाट वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। अब जातिगत
जनगणना का मुद्दा सामने रखकर यहां एक कोहरे की स्थिति कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैदा कर दी गई है। गैर जाट वोटर्स में ही ओबीसी वोटर्स का अगर मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले 1931 में ओबीसी जो वोट्स की जो संख्या निकलकर सामने आई थी, 1931 में जातिगत जनगणना देश में करवाई गई थी और उसमें 52% जो ओबीसी वोटर्स की संख्या है वो निकलकर सामने आई थी। और आज की तारीख में अगर दावों को समझने की कोशिश करें तो यह माना जा रहा है कि करीब 92 साल के बाद, यानी 1931 से लेकर साल 2023 तक 92 साल के बाद अब ये माना जा रहा है कि ओबीसी वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़कर 55% तक हो सकती है। और 55% जो प्रतिशत है बढ़ने की वजह यह है कि कुछ और नई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। तो ऐसे में 55% अगर ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी है तो उसी के हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाए। यकीनन यहाँ पर जाट वोटर्स को लामबंद करने में भूपेंद्र हुड्डा काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। गैर जाट वोटर्स के बीच में कोहरे की स्थिति का फायदा यहाँ हुड्डा लेना चाहते हैं। ठीक, देवेंद्र आपके पास हम आ रहे हैं। दरअसल ये कार्ड जो जातिगत खेले जाते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूर्वांचल जाते हैं तो जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति के हिसाब से वहां वोट पड़ते हैं और उम्मीदवार तय होते हैं। और ऐसे में कोई भी विपक्षी पार्टी हो, वो जब वोट के लिए अपने उम्मीदवार को तय करती है, वो एक बात जरूर देखती है कि दूसरी पार्टी किस जाति के उम्मीदवार को उतार रहा है, उसके बाद अगला स्टैंड लिया जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। लेकिन आपसे सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भगवान परशुराम का जिक्र किया, उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, ब्राह्मण समाज को लुभाने की पूरी कोशिश हुई। वहां पर यह फॉर्मूला बिल्कुल उतरा ही नहीं जमीन पर, समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं हुआ। लेकिन हरियाणा के नजरिए से जो मौजूदा वक्त में सियासत हो रही है, कैसे समझेंगे उसको? देखिए पंकज, सबसे पहले तो ये विपक्ष को पता है, जो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष इकट्ठा हुआ है, उनको पता है कि जो जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है और दूसरा महिला आरक्षण का जो कार्ड बीजेपी ने खेला है, उस महिला आरक्षण का बिल पास होने के बाद विपक्ष ने कोटा विद इन कोटा की मांग की कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी दौरान बिहार का जो सर्वे है जातिगत, वो सामने आया और 63% दिखाया बिहार में ओबीसी के लोग हैं। तो इससे एक तरफ पूरा पासा एक में संदूक पलट गया, पूरा मतलब मामला ही डाइवर्ट हो गया। उसके बाद बिहार के बाद जब ये बात हुई, बिहार में जातिगत जो सर्वे सामने आया है उसमें जो आंकड़े दिखाए गए, उसके बाद कांग्रेस रूल स्टेट्स में कांग्रेस के बड़े नेता कहने लगे कि जातिगत सर्वे बहुत जरूरी है। और अब जैसे आज हम दिखा रहे कि हरियाणा में ये मांग जोर से उठने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैप्टन अजय यादव जो बीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रेवाड़ी से आते हैं, 5-6 बार विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में भी और कांग्रेस रूल स्टेट्स में मांग शुरू कर दी कि जातिगत सर्वे जरूरी है। तो मतलब एक तरह से बीजेपी जो एक माइलेज ले रही थी, राम मंदिर का निर्माण होना है उसका इंतजार हो रहा है, महिला आरक्षण का फायदा लेने की कोशिश थी, लेकिन जो ओबीसी वाला मुद्दा आ गया उसके बाद जो सर्वे सामने आया उसके बाद स्थिति बदल गई है। विपक्ष इसको एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा देख रहा है और धीरे धीरे आज भी जैसे कांग्रेस की तरफ से बयान आया राहुल गांधी का कि कांग्रेस रूल स्टेट्स में हम जातिगत सर्वे की मांग करेंगे और हरियाणा में भी आज ये मांग शुरू हो गई है। तो विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है, बीजेपी का मुकाबला करने का, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने का। जी, ब्राह्मण वाली बात रह गई। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की जमीन से वादा किया कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण होगा, हालांकि वो ये भी कह गए कि हर समाज से एक डिप्टी सीएम होगा। मालूम नहीं कितने डिप्टी सीएम उनकी सरकार बनाने जाएगी। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, इस पर बात करूंगा। वीरेंद्र सोनी जी, जातिगत जनगणना को लेकर, दूसरा ब्राह्मण डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, कितना आसान कांग्रेस के लिए लग रहा है कि विधानसभा में वो आ रही है? दूसरा ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ब्राह्मण का जिक्र जरूर किया, शायद चुनाव जीतना मकसद है, लेकिन इससे पहले 10 साल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, आप पुराने आदमी हैं, करीब से उन्हें जानते हैं, उस सरकार को आपने देखा है, उस समय ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, थोड़ा बताइएगा। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो ये कहा है, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात हालांकि नहीं है, ये कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। लेकिन उन्होंने चाहे उत्साह में कहा, चाहे ब्राह्मणों को रिझाने के लिए किसी अंदाज से कहा,
लेकिन इसका कोई राज्य की राजनीति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चर्चा का विषय तो अवश्य बनेगा। लेकिन उसका कोई, क्योंकि सबको मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना, या क्या स्थिति रहने वाली है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी ने भी कहा है ये तय करना तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है। एक सम्मेलन के अंदर इस तरह के उन्होंने उद्गार व्यक्त अवश्य किए हैं। और जहां तक ब्राह्मणों की बात है, क्योंकि देखिए सर्व समाज की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्व समाज की बात करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, कांग्रेस का अपना दृष्टिकोण है। और जब भी देखिए मनोहर लाल जी, हालांकि उन पर पंजाबी होने के नाते उन पर जो उनका अपना समुदाय है वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पंचनद शहीदी स्मारक बनने की बात थी। हालांकि उन्होंने अपना एक जो उसके 1 एकड़ जमीन पुश्तैनी जमीन है, 1 एकड़ पुश्तैनी जमीन पंचनद स्मारक को दी थी, उसके बराबर उन्होंने राशि दी थी, लेकिन आज तक पंचनद स्मारक नहीं बन पाया। और ये एक मतलब 10 वर्ष में नहीं बन पाया, 9 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री जी की घोषणा को। ये भी कहा गया था कि सरकारी खर्चे पर कुरुक्षेत्र में जो है शहीदों, जो 1947 के विभाजन के शहीद थे, जो बंटवारे के समय लोग शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में ये एक स्मारक बनाया जाएगा। वो स्मारक भी आज तक नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री जी ने अन्य समुदायों के लोगों को काफी ग्रांट दी, इस समाज को ग्रांट भी नहीं दी। लेकिन उनका एक सोच रहती है, वो किसी जाति विशेष में विश्वास नहीं रखते, वो अपने नाम के साथ भी अपनी जाति कभी नहीं लगाते। चाहे संघ में प्रचारक रहते हुए या प्रचारक जीवन से वापस आने के बाद भी उन्होंने अपने नाम के साथ कभी खट्टर नहीं लगाया। वो आज भी मनोहर लाल दिखते हैं। तो ये माना जाता है कि वो जात पात में विश्वास नहीं करते और उनकी अंत्योदय की भावना है, अंत्योदय के जो सबसे निचला वर्ग है उसको ऊंचा उठाना चाहते हैं। जहां आज तक जहां जैसे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को मैदान में उतारा गया, तो अब रामविलास शर्मा जी की भी अपनी टीस है। तो 73 वर्ष के हो गए हैं। हालांकि 2014 में उनके लिए संभावना थी, वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, बड़ी संभावना थी, लेकिन उनको उस समय मुख्यमंत्री ना बनाकर मनोहर लाल जी को बनाया गया। और रामविलास शर्मा जी की अपनी ये टीस उस समय की भी है, जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था और ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो रामविलास शर्मा जी ने अभी ही एक समारोह में कहा कि हम लोग जो है ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर राजभवन से स्कूटर से वापस आए थे। रमेश कौशिक जी स्कूटर चला रहे थे और रामविलास जी उसके पीछे बैठकर आए थे, यानी कि मुख्यमंत्री तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया, लेकिन वो लोग जो है मंत्री भी नहीं बन पाए थे। तो ये एक उनकी टीस थी। अब हालांकि देखिए ब्राह्मण समाज है, हर वर्ग है, हर वर्ग के एक रहता है, प्रयास रहता है कि उसके वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले जी। सबसे पहली दौड़ तो टिकटों को लेकर है जी, कि कौन सी पार्टी कि कितने अपने उस जाति के लोगों को टिकट देती है। यही तो सवाल वीरेंद्र जी मैं जानना चाह रहा था कि उस वक्त आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कहते हैं कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा, ब्राह्मण के बारे में जिक्र किया जा रहा है, खबरें ऐसी निकल कर आती है, और जो पुरानी जानकारी कहते हैं कि उस दौर में ब्राह्मण की भागीदारी चाहे सरकार में रही हो या फिर मजबूती वाले ओहदों पर रही हो, इतना कोई मजबूती थी नहीं उस समय, सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया। मैं आपके पास आऊंगा अगला सवाल लेकर। महेश आपके पास मैं आ रहा हूं। डिप्टी मुख्यमंत्री की बात की, डिप्टी सीएम की बात कर गए। आप कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण आपके लिए इतना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इतना सोचते हैं, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह देते। और उससे इतर जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति आज है प्रदेश में, हमने देखा कि जिला अध्यक्षों को बनाने के लिए कैसी जुदोपैजार चल रही थी, गुटबाजी अलग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इन सबके बीच कितनी राह आसान लग रही है, क्योंकि आप लोग जनता के बीच में रहते हैं, नेताओं के संपर्क में रहते हैं, जो काम हो रहा है वो कितना सॉलिड है। देखिए, साफ तौर से कांग्रेस पार्टी को समझने की यहां पर जरूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता है उसे पलटने की यहां पर कोशिश जरूर करते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा जो बीजेपी के समर्थन में उन्हें नजर आता है उसे पलटने की कोशिश वो जरूर करते हैं। फ्री बिजली के मुद्दे का मैं जिक्र करूंगा। अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली के मुद्दे को लेकर, अच्छी शिक्षा के मुद्दे को लेकर हरियाणा की राजनीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, दखल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी मुद्दे को यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद चुनने का काम किया और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग जो है का जो घोषणा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पहले से कर दी गई। और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यह भी सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले दिनों में फ्री बिजली के फॉर्मूले को अपना सकती है, यानी फ्री बिजली के घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खड़ा हुआ नजर आता है, फायदे के लिए सौदा बनता हुआ नजर आता है, उसे पलटने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर करते हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार मुख्य तौर पर यह मानकर चल रहे हैं कि
पंजाबी वोटर्स और ब्राह्मण वोटर्स अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब कम से कम अगर पंजाबी नहीं तो ब्राह्मण वोटर्स के साथ यहां पर शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही उनके बयान पर आपने गौर किया होगा कि दलित और दूसरी जातियों का भी डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज हरियाणा के अंदर जाटों की राजनीति में जो स्थिति है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि वो खुद, उनका परिवार यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद मजबूत स्थिति में इस वक्त हरियाणा की राजनीति में जाटों के बीच बने हुए। तो उन्हें लगता है कि जाटों का वोट तो उन्हें हासिल हो ही जाएगा, गैर जाट का अधिकतम वोट जो हासिल कर सकते हैं उसे वो जरूर कर लें, और जो वोट उनके साथ नहीं जुड़ सकता उसके लिए कोई ना कोई रणनीति उन्हें अपनानी होगी। ब्राह्मण वोटर्स को जोड़ने की कोशिश भी इसी तरीके से देखी जा सकती है। उसके साथ ही दलित वोटर्स का जिक्र भी वो कर रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम दलित का भी होगा, यानी ओबीसी का भी एक जो डेप्यूटी सीएम आने वाले दिनों में उन्होंने बनाना पड़ सकता है। अगर उनके बयान को समझने की कोशिश की तो सबसे पहले शुरुआत वो ब्राह्मण वोटर्स से कर रहे हैं, उसके बाद दलित वोटर्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं और अन्य भी वो बनाए जाएंगे। जो सवाल आप उठा रहे थे कि आखिर कितने डेप्यूटी सीएम अगली सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाना चाहते हैं, जेपी दलाल का सीधा सवाल कि आपको किसने बताया कि अगली सरकार आप बनाने जा रहे हैं। हुड्डा को अगर यह लगता है कि अगली सरकार वो बनाने जा रहे हैं तो सीधे तौर पर शुरुआत यहां पर डोरे डालने की कोशिश सबसे पहले ब्राह्मण वोटर्स पर, उसके बाद दलित वोटर्स पर और कोशिश फिर ओबीसी वोटर्स के लिए भी की जाएगी। जी देवेंद्र, ये एक समझने वाली बात है कि जो चीजें थी नहीं वो चीजें हो रही हैं सियासत में। उप प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो हरियाणा के उप प्रधानमंत्री का जिक्र बार बार सबके जुबान पर जरूर आता है, लेकिन विधानसभाओं में राज्यों में डिप्टी सीएम एक सुना, फिर दो हुए। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हर जाति के हिसाब से एक डिप्टी सीएम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 हैं। और क्या इसे समझा जाए कि जातिगत राजनीति वोट के खातिर या उस नेता के ओहदे के खातिर उसे फिट करने की ये अपनी सहूलियत सियासी पार्टियां देखती हैं? ऐसा हो रहा है और इसी का नतीजा है कि हर वोटर को लुभाने के लिए, चाहे वो दलित वोटर हो चाहे ब्राह्मण वोटर हो, देखिए जी आपका एक डिप्टी सीएम हम देंगे, यानी कि सीएम के अगल बगल 2 लोग रहेंगे। देखिए पंकज, मेरे को याद है 1.5 महीना पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि मुख्यमंत्री के अलावा 3 उप मुख्यमंत्री हरियाणा में बनाएंगे। मेरे को याद है भूपेंद्र हुड्डा ने मतलब सोशल इंजीनियरिंग के इस फार्मूले को बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। भूपेंद्र हुड्डा जाटों के नो डाउट बहुत बड़े नेता हैं। आज जितने जाट नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर मैं भूपेंद्र हुड्डा को मानता हूं। भले ही उनके 4-5 जिले जहां वो ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता तकरीबन सभी जगह पे है। भूपेंद्र हुड्डा को जाट वोटों से दिक्कत नहीं है, उनको पता है कि लोग मेरे को नेता मानते हैं, 10 साल उनको देख चुके हैं, उन्होंने काम भी बहुत किए हैं। लेकिन नॉन जाट को वो लुभाने की कोशिश करें, जैसा ब्राह्मण वाला कार्ड उन्होंने खेला है। ब्राह्मण का कार्ड खेलने की 2 वजह मैं पंकज बताता हूं। एक तो अरविंद शर्मा जो झज्जर से या करनाल से, जैसे एक बार सोनीपत से बने थे, ब्राह्मण नेता है, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की टिकट पर जाकर उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया रोहतक में। वो रोहतक मतलब लोग विश्वास नहीं कर सकते थे कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का जहां सिक्का चलता है, उनका पैतृक जिला जहां बहुत मजबूत है, वहां बीजेपी सीट निकाल सकती है। 2014 के चुनाव में हम देखें, दीपेंद्र हुड्डा जीते थे रोहतक से, बीजेपी को 10 में से 9 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए। तो जाटों के गढ़ में जहां भूपेंद्र हुड्डा का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, वहां भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार पंडित अरविंद शर्मा जाकर जीते हैं। तो एक तो रोहतक सीट को अपने पाले में लाना चाहते हैं, रोहतक में अपने फिर दाग जमाना चाहते हैं। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, जैसे महेश जी भी कह रहे थे कि उन्होंने दलित का नाम भी लिया रोहतक में, जो उन्होंने बयान दिया, दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ब्राह्मण को बनाएंगे, और ओबीसी एक बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। ओबीसी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति अब करवट ले रही है। तो अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अब जातीय सर्वे की मांग करे, तो प्रदेश के स्तर पर भूपेंद्र हुड्डा सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को इंप्लीमेंट करना चाह रहे, ताकि दोनों तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। और मुख्य मुकाबला अभी तक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लग रहा है, जो बड़ा मुकाबला होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये मनोहर लाल ने कहा। डिप्टी सीएम का जिक्र हो रहा है, ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाएगा, ब्राह्मण आयोग का गठन होगा। ये पंचकुला में भी हमने सुना, ब्राह्मण समाज के बड़ी सभा यहां हो रही थी बीजेपी की तरफ से, यानी कि बीजेपी भी ब्राह्मणों पर जो पकड़ है उसे कमजोर होने देना नहीं चाहती है। ब्राह्मण अभी मुख्य केंद्र पर है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कथनी और करने में अंतर रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी जातीय गणित पर चलती है और कांग्रेस का तो है ही है, इतिहास भी यही रहा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ब्राह्मण या मूलचंद शर्मा जी को परिवहन मंत्री बनाया, रामविलास शर्मा जी चुनाव हार गए थे, तो इसलिए अब कार्तिकेय शर्मा को जो है राज्यसभा में भेजा।
तो हर जो राजनीतिक दल है वो अपने जातीय गणित को देखता है और भारतीय जनता पार्टी इसका अपवाद नहीं है। अब मान लीजिए अभी हालांकि हाल में के अंदर ही मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जो जिला शिकायत एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्यों के करनाल के सदस्यों की सूची जारी की है, उसमें बकायदा उनकी जो है जाति लिखी गई है। हालांकि सरकारी जो पत्र में अधिसूचना में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने पहली बार देखा है कि सरकारी अधिसूचना के अंदर जो मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से उनके कार्यालय से जारी होती है, ब्रैकेट में उनके नाम के साथ उनकी बकायदा जाति लिखी गई है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार क्योंकि देखिए सभी जो है सदस्य बनाए जाते हैं या टिकटों का वितरण होता है तो सब जातिगत आधार पर ही होता है। चलिए सर, थोड़ा समय इजाजत नहीं दे पा रहा है, आगे चर्चा को ले जाए, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया कि किस तरीके से जाति का खेल खेला जाता है। बहुत शुक्रिया महेश, देवेंद्र और वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो सियासी उबाल आ रहा है, जो शोर हो रहा है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो ब्राह्मण वोटर को लुभाने के लिए कोशिश हो रही हो, या जातिगत जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस ले जाने की बात कर रही हो, असर कितना होता है चुनावों पर, यह वक्त बताएगा।